हेलो किड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान का 8वां चैप्टर पढ़ रहे थे, चयापचयन अभिक्रियाएं। इसके पिछले वीडियोस में मैंने आपको थ्योरी करा दिया था, इसके प्रश्नोत्तर कराने बाकी हैं। तो अब हम इसको आगे प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। निम्नलिखित स्पीसीज में रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम बाकी तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या को वहाँ पर लिखते हैं और जो जिस तत्व का निकालना है उसको हम x मान लेते हैं। चलिए, तो पहला है यहाँ पर NaH2PO4। इसमें हमको P का निकालना है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम निकाल लेते हैं। देखिए, सोडियम का हम +1 मानते हैं, हाइड्रोजन का भी +1 मानते हैं और ऑक्सीजन का -2 मानते हैं, और ये फास्फोरस का हम x मान लेते हैं। तो टोटल आप देखिए कि सोडियम एक ही है, तो +1 हो गया, ये +2 हो गया और ये -8 हो गया। तो इन सब को लेकर के फिर हम =0 लिखते हैं। =0 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहां पर कोई आयन नहीं बना हुआ है। अगर इसके ऊपर माइनस या प्लस या कोई और चार्ज लगा रहता तो उतना हम =, लिखते, जैसे +1 लिखते या -1 लिखते ऐसा। लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज ऊपर में नहीं लगा है, इसलिए हम यहाँ पर 0 लिख रहे हैं। तो ओवरऑल हम अब कैलकुलेट करेंगे तो x की वैल्यू आती है +5। ये +5 जो है फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या निकल गई है। नेक्स्ट है NaHSO4, सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं इसको। तो यहां पर सल्फर का निकालना है। सोडियम का +1 है, हाइड्रोजन का भी +1 रहता है, ऑक्सीजन का -2 अभी आपने देखा। =, फिर से 0 लिखेंगे अपन टोटल में, और x की वैल्यू आ गई 6। सबको जोड़ेंगे अपन, जिसका प्लस है प्लस लिखेंगे, माइनस माइनस लिखेंगे, =0। वैसी H4P2O7, तो H का +1, O का -2, इन सबको लिख देते हैं। अब P चूंकि 2 है तो हम यहाँ पर 2x लिख रहे हैं, =0, तो x +5 आ गया। K2MnO4, ये पोटेशियम का +1 है, ऑक्सीजन का -2 आपको पहले से पता है, ये x हो गया है ना, =0, तो x +6। CaO2, कैल्शियम जो है +2 ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, जो मतलब सेकंड कॉलम के तत्व हैं, जो आपके पीरियोडिक टेबल है उसमें ऊपर से नीचे जाने वाले जो होते हैं ना, उनको हम कॉलम कहते हैं। उसमें जो है सेकंड वाला कॉलम, उसके तत्व +2 वाले हैं। तो यहां पर कैल्शियम का नहीं बल्कि किसका निकालना है? ऑक्सीजन का निकालना है। तो कैल्शियम का +2 है, तो एक +2 हो गया, और ये तो -1 आ रहा है भाई, ऑक्सीजन का -1 आ रहा है, देखिए। जबकि ऑक्सीजन ज्यादातर अवस्था में -2 दिखाता है, यहां पर -1 आ रहा है। अब सोडियम बोरोहाइड्राइड का आप देखिए, यहां पर बोरान का निकालना है। हाइड्रोजन का यहां पर एक बात अब ध्यान रखेंगे, अगर कोई हाइड्राइड है तो उसमें हाइड्रोजन जो है -1 रहता है। ज्यादातर जगहों पे हाइड्रोजन +1 रहता है, हाइड्राइड में -1 रहता है। तो ये देखिए, हाइड्राइड में -1 के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर दिया है, तो x = 3 आ रहा है। ये कैलकुलेशन अब आपको आ जाएगा मेरे हिसाब से, है ना। H2H2O7, अब इसको देखिए क्या है, x में 2x आ जाएगा, चूंकि 2 सल्फर है, ये +1 ये -2, तो 14 हो गया, 0, तो x = +6 हो गया। ठीक, उसके बाद है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट 12H2O। तो अब इन सब का निकालते हैं अपन। ये +1 है, ठीक है, किसका निकालना है? सल्फेट का निकालना है। एल्यूमिनियम का +3 रहता है, सल्फेट का x मान लेते हैं अपन। सल्फर का निकालना है, सल्फर, केवल सल्फर का, ठीक है, और ऑक्सीजन का -2 हम लिख लेते हैं। H2O का यहाँ पर हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं, वो अलग है, अलग उसमें * लिखा हुआ है, इसलिए उसको लेने की जरूरत नहीं। केवल अपन एक जो कंपाउंड है यहाँ पर सिर्फ इसी का हम कैलकुलेट करेंगे, तो सल्फर का आ जाएगा। तो टोटल कैलकुलेट करिए आप यहाँ पर, तो सल्फर को 2x लिखना पड़ेगा क्योंकि बाहर में 2 है ये,
और ऑक्सीजन भी 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। एल्यूमिनियम का 3, पोटेशियम का 1 है। इतने में कैलकुलेट करेंगे तो x = +6 आ जाएगा। तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, आप देख सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपको इतना मालूम होना चाहिए कि =0 हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें कोई आयन नहीं बन रहा है। अगर आयन बनता, माइनस लिखा रहता या प्लस, तो हम = में उतना लिखते, -1 या +1 ऐसा लिखते। निम्नलिखित स्पीसीज में रेखांकित तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करें। ये आयोडीन का ज्ञात करना है, सल्फर का, आयरन का, यहां पर कार्बन का, यहां पर कार्बन का, इसमें भी कार्बन का। तो आप देख सकते हैं कैसे रहेगा। अब ये स्पेशल है थोड़ा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें अगर आप साधारण विधि से ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे तो अलग आता है, और रियल में उसकी ऑक्सीकरण संख्या अलग आती है। इन सभी में जिनका जिनका लिखा है ना, उनकी ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक आता है। भिन्नात्मक यानी जिसमें दशमलव लगा रहता है, जैसे 2.5, 2.3 ऐसा लगा रहता है। तो दशमलव में ऑक्सीकरण संख्या आएगी। कैसे आएगी उसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए, पोटेशियम आयोडाइड को आप सीधा सीधा कैलकुलेट करोगे तो भी सही आ जाता है, और कैसे आता है वो भी देख लेते हैं अपन। पोटेशियम का +1 है, तो आयोडीन का हो जाएगा 1/3 -1/3। क्यों? क्योंकि एक प्लस के साथ 3 आयोडीन जुड़े हैं, तो -1 जो है 3 में विभाजित हो गया। ये +1 है तो ये -1, और -1 3 आयोडीन में विभाजित है, तो 1/3। तो ऐसा इसलिए होता है कि 3 आयोडीन में से 2 आयोडीन 0 में रहते हैं और 1 आयोडीन -1 में रहता है। तो ओवरऑल ये -1/3 हम लिखते हैं। ठीक है, भले ही वो एक ही आयोडीन में वो चार्ज है, लेकिन तीनों आयोडीन में हम वितरित मानते हैं, इसलिए औसत ऑक्सीकरण संख्या -1/3 आएगा। और यह प्रदर्शित करता है कि परमाणु विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं। 2 आयोडीन परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या 0 और 1 आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 है, इसलिए आयोडीन -3 की -1 ऑक्सीकरण संख्या होगी। ठीक, अब दूसरा लिखते हैं अपन H2S4O6। इसको आप देखिए, अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे तो H2 का +2 हो जाएगा, X का 4x, O का -12 = 0, तो X = 2.5। अब ये 2.5 कैसे वितरित है आप देखिए। यहां पर आप इस अणु की संरचना को देखिए। ये अणु की संरचना है जिसमें 2 हाइड्रोजन 2 सिरे पर हैं, फिर 2 ऑक्सीजन इनसे जुड़े हुए हैं, फिर 1 2 3 4 सल्फर हैं, और इनमें 2 इनके साथ 2 इनके साथ ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। तो अब इनकी ऑक्सीकरण संख्या निकालें अगर अपन, तो ध्यान से देखिए कि ये सल्फर और ये सल्फर केवल सल्फर सल्फर से जुड़े हुए हैं, इधर भी इधर भी। जब कोई परमाणु अपने जैसे ही परमाणु से केवल जुड़ा रहे तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाती है। तो ये सल्फर को आप देखिए आजू बाजू से सिर्फ सल्फर से जुड़ा हुआ है, ये सल्फर भी आजू बाजू सिर्फ सल्फर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन दोनों की ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी। अब इसमें देखिए कि इस सल्फर में इधर से ऑक्सीकरण संख्या 0 आएगी, ये ऑक्सीजन -2 में से एक इधर और एक इधर दिया हुआ है। मतलब क्या है कि इसमें +1 आ गया ऑक्सीजन के कारण से, इस सल्फर में +1 आ गया इस ऑक्सीजन के कारण से, और इस ऑक्सीजन के कारण से +2 और इस ऑक्सीजन के कारण से +2, क्योंकि इन दोनों ऑक्सीजन में -2 है। तो सल्फर में इन दोनों ऑक्सीजन से +2 आएगा, तो 2 2 4 1 5, तो ये +5 यहां पर ऑक्सीकरण संख्या आ रही है, +5 लिखा है। समझ पाए कैसे हुआ? इस ऑक्सीजन में -2 है तो इधर +1 आ गया, इधर +1 आ गया। इसमें -2 है तो +2, इसमें -2 है तो +2, तो 2 2 4 और 1 5 +5 आ गया। वैसे इसमें भी +5 आएगा सेम। तो अब देखिए कि इसमें +5 है, इसमें +5 है, तो हो गया 10, और
टोटल है 1 2 3 4 4, तो ये हो गया 2.5। टोटल डिस्ट्रीब्यूशन 2.5 हुआ, भले ही 2 उसमें 0 है, 2 में +5 है, तो टोटल ओवरऑल हमको +2.5 लिखना पड़ेगा। तो सल्फर का यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या प्रभाज में आ रहा है। प्रभाज का मतलब वही होता है कहीं पर भी अंश भाग, 2.5 भिन्न है ना, पूर्णांक में नहीं है, भिन्नांक में है, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, अब इनको और डिस्क्राइब किया है जैसा मैंने कहा वैसा, तो इनको थोड़ा देख लेना, जो लिखा है उसी को आपको लिखना है, पूरा उसको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, Fe3O4। Fe3O4, तो एक्चुअली Fe3O4 थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है, वो कचरा उठाने वाले आए हैं तो उनकी लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही है, तो 1 मिनट में चले जाएंगे, आप डिस्टर्ब ना हो, आप ध्यान दीजिए इधर। Fe3O4, तो एक्चुअली Fe3O4 जो होता है ये इस तरह से जुड़ के बना होता है, एक होता है FeO और एक होता है Fe2O3, इन दोनों से मिलके Fe3O4 बना हुआ है। ठीक है, तो अब इनमें देखिए, इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है और इसमें 3 दूनी 6 +3 है। ऑक्सीजन का -2 होता है ना, तो यहां पर -2 है तो +2 हो गया, यहां पर 3 दूनी 6 माइनस है तो 3 दूनी 6 प्लस हो गया, तो यहां पर 3 प्लस आएगा, यहां पर 2 माइनस है, तो दोनों में ऑक्सीकरण संख्या अलग अलग हो गई। इसमें हो गई +2, इसमें हो गई +3, तो +3 2 हो गए तो +6 हो गया, और ये हो गया +8 डिवाइडेड बाय 1 2 3 आयरन है तो 8/3 आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए 8/3 आंसर आया। समझ पाए कैसे हुआ, यहाँ पर +3 हो गया 6, यहाँ पर +2 8 और 1 2 3 आयरन है तो 8/3 ऐसा हुआ ये, तो +8/3 यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या आ रही है। नेक्स्ट है CH3CH2OH, यानी कि ये हो गया आपका एथिल एल्कोहल C2H6O। ऐसे परंपरागत अगर आप ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, जैसा मैंने कहा था कि सिंपल तरीके से निकालेंगे तो कई जगह अलग आता है, तो ऐसे निकालेंगे तो -2 आ रहा है, लेकिन रियल में आप देखेंगे कैसे जमा हुआ है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर CH3CH2OH है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है +1 और इधर से 0 आ रहा है, तो ये हो गया -3, इस कार्बन में -3, इधर से 0 है, इधर से +1 है, ये +1 है यानी -2, और -2 से एक इधर खींच गया तो -1 बचा, क्योंकि ये -1 इधर से खींचेगा। ठीक है, तो -1 बच गया और ये +1 है, तो 2 कार्बन में एक में -3 है, एक में -1 है, तो ये हो गया -4 डिवाइडेड बाय 2 कार्बन। नहीं, ये अलग अलग कार्बन का ही पूछा है, क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, देखिए अलग अलग कार्बन का पूछा है, इस कार्बन का और इस कार्बन का अलग अलग पूछा है, तो एक में -3 है, एक में -1 है। ठीक है, तो उसी का डिस्क्रिप्शन यहां पर लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट है CH3COOH, इसमें भी दोनों कार्बन का निकालना है आपको। ठीक है, तो ये हम लिख दिए, देख सकते हैं, तो इसके कारण से 3 के कारण से -3 आ गया, इधर से तो 0 है तो -3 आ गया, इधर से 0 है, इधर से -1, इधर से -2, तो टोटल हो गया +3। ठीक है, ये -2 और ये +1, तो ये दोनों कार्बन में एक में है -3 और एक में है +3, इतना डिफरेंस CH3COOH में, मतलब कि एसिडिक एसिड में दोनों कार्बन में इतनी ज़्यादा डिफरेंस है। औसत ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगी, वहाँ पर औसत ऑक्सीकरण संख्या हम लिखते थे तो -2 आता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, है ना। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रियाएं हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया हो रही है, तभी वो रेडॉक्स अभिक्रिया है, नहीं हो रही तो नहीं। तो पहला है कॉपर ऑक्साइड +H2, कॉपर और H2O,
तो ध्यान दीजिए यहां पर कॉपर ऑक्साइड में कॉपर जो है +2 में है, जबकि यहां पर हो गया 0। तो +2 से 0 हुआ मतलब कॉपर यहां पर अपचयित हुआ। ठीक है, ऑक्सीजन यहां पर -2 है, हाइड्रोजन यहां पर 0 है। यहां पर ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन यहां पर +1 में आ गया, मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ। कॉपर का +2 से 0 अपचयन हुआ। अपचयन और ऑक्सीकरण काफी दिन हो गया पढ़ा, एक बार फिर से बता देता हूं आपको, ध्यान से सुन लीजिए। किसी भी तत्व में अगर उसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस की तरफ बढ़ रही है, जैसे 0 +1 +2 +3 +4 या -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 बढ़ रही है, ऑक्सीकरण बढ़ रही है का मतलब उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। और प्लस चार्ज कम हो रहा है, जैसे कि +2 +1 0 -1 -2 इस तरफ जा रहा है, तो उसका अपचयन हो रहा है। तो यहां पर आप देखिए कि +2 से 0 की तरफ उतरा है, चढ़ा नहीं है। नंबर चढ़ेगा तो ऑक्सीकरण, नंबर उतरेगा तो अपचयन। तो यहां पर +2 से 0 की तरफ उतरा है तो अपचयन हुआ, और हाइड्रोजन का 0 से +1 की तरफ चढ़ा है तो ऑक्सीकरण हो गया। मतलब यहां पर कॉपर का अपचयन और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ, इसलिए ये ऑक्सीकरण अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया है। यहां पर देखिए कि आयरन यहां पर +3 है, गिन लीजिए 3 दूनी 6 3 दूनी 6 +3 है आयरन। यहां पर ये -2 है, यहां पर -2 है, यहां पर +2 है। ठीक, अब देखिए आगे क्या हुआ। ये हो गया 0, ठीक है, ये हो गया 2 दूने 4 -2, तो ये हो गया +4, ठीक है ना, +4 हो गया। तो आयरन +3 से 0 की तरफ अपचयित हुआ है क्योंकि संख्या कम हुई है, और कार्बन +2 से +4 की तरफ ऑक्सीकृत हुआ है, इसलिए इसका ऑक्सीकरण हुआ है। आयरन का अपचयन हुआ, कार्बन का ऑक्सीकरण हुआ। ठीक, यहां पर देखिए कि बोरान ट्राइक्लोराइड है, मतलब बोरान +3 में है, क्लोरीन -1 में है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड तो -1 में रहता है, एल्यूमिनियम का +3 है, तो लिथियम का कितना हुआ -1 माइनस से +4 हो गया, ये 4 देगा और ये देगा लेगा 3, तो ये -1 में आ जाएगा लिथियम का। ऐसे ही हुआ ना। देखते हैं क्या लिखा है इसमें, कौन सा संख्या है, ये सी है ना। तो सी में क्या लिखा है ये देखिए, अरे यार ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। बोरान ट्राइक्लोराइड इलेक्ट्रॉन और ये चारों इलेक्ट्रॉन का मतलब लिथियम क्लोराइड में बदल गया। हाँ ठीक है ना। अब इधर आप देखिए कि ये बोरान हाइड्राइड हुआ, अभी भी ये बोरान हाइड्राइड हो गया, तो ये -1 यानी कि हो गया ये +3, ये -1 में है तो +3 हो गया। तो यहां पर लिथियम में देखिए +3 -1 4 हो गया -4, और ये -3 तो ये -1 हो रहा था लिथियम में, है ना। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, तो लिथियम का ऑक्सीकरण हो गया, देख सकते हैं -1 से +4 हो गया, +1 हो गया, -1 से +1। ये देखिए बोरान ट्राइक्लोराइड, बोरान के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़कर B2H6 में बदल जाता है। ये देखिए B2H6 में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बढ़ गया क्योंकि हाइड्राइड के फॉर्म में है ना, तो हाइड्राइड में -1 रहता है। अतः BCl3 में बोरान अपचयित हुआ कहलाएगा, जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के चारों इलेक्ट्रॉन घनत्व कमी होकर लिथियम क्लोराइड में बदल जाता है, अर्थात लिथियम और एल्यूमिनियम ऑक्सीकृत हुए कहलाएंगे। मैंने अभी बताया आपको ऑक्सीकृत हुए, देखिए +1 हो गया, यहाँ पर -1 था, ये माइनस लिखा था ना आपने, -1 था, ये +1 हो गया तो ऑक्सीकृत हो गया। ठीक है, यहां पर आप देखिए ये पोटेशियम 0 में है, ठीक है, आयरन 0 में है, यहां पर पोटेशियम प्लस में हो गया, आयरन माइनस में हो गया, मतलब पोटेशियम का ऑक्सीकरण, आयरन का अपचयन हो गया, तो ऑक्सीकरण अपचयन हो गया। ठीक है, NH3 में ये -3 है, ये +1 है, और ये तो 0 है। इधर क्या हो गया, ये +2 हो गया, ये -2 हो गया,
और ये -2 हो गया, ये +1 हो गया। तो नाइट्रोजन -3 से +2 में ऑक्सीकृत हुआ और हाइड्रोजन तो एज इट इज है। ऑक्सीजन जो है 0 से -2 की तरफ अपचयित हुआ है, मतलब नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ और ऑक्सीजन का अपचयन हुआ, इसलिए ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है। आपको उसमें लिख लेना है सीधा सीधा कि किसमें क्या कमी बेसी हो रही है। अगर संख्या बढ़त की तरफ जा रही है तो उस चीज की ऑक्सीकरण हुई है, संख्या माइनस की तरफ जा रही है तो अपचयन हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे तो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। सारा चीज लिख दिया है मैंने, आप इसको कॉपी में लिखते ही हैं तो वहां पर लिख करके आप देख लेना कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन बर्फ से क्रिया करके निम्नानुसार उत्पाद बनाती है। H2O यानी सॉलिड फॉर्म बर्फ है, फ्लोरीन इससे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड गैस बना रही है और HOF घी गैस बन रही है। सिद्ध किए कि उक्त अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है, जबकि HOF के ऑक्सीजन परमाणु विषमानुपात में टूटता है, तो कौन सी अभिक्रिया होगी? मतलब ये अभिक्रिया अगर विषमानुपात में होता तो अभिक्रिया कैसी होती? अभी जो है उसके हिसाब से रेडॉक्स अभिक्रिया, पहले तो ये बताइए। तो बहुत सिंपल है, H2O में हाइड्रोजन +1 है, ये -2 है, ये 0 है, ये -1 में पहुंच गया, ये तो +1 एज इट इज है, ये -2 एज इट इज है, ये +1 में हो गया। तो फ्लोरीन जो 0 में था वो एक जगह -1 और एक जगह +1, यानी एक जगह अपचयन हुआ है, एक जगह ऑक्सीकरण हुआ है, इसलिए अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है। अब जो HOF है, HOF अस्थायी है और अपघटित होकर ऑक्सीजन और HF बनाएगा। ये देखिए ट्वाइस HOF, इसमें क्या हो रहा है देखिए, ये -2 है, +1 है, +1 है। अब ये +1 से -1 में आ गया और ऑक्सीजन -2 से 0 में आ गया, है ना। तो क्या क्या हुआ, फ्लोरीन का अपचयन हुआ, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हुआ, है ना। ये देखो फ्लोरीन अपचयित हुआ और ऑक्सीजन ऑक्सीकृत हुई है। अतः यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, परंतु विषानुपाती अभिक्रिया नहीं है। यदि HOF की ऑक्सीजन विषमानुपातित होती तो ऑक्सीजन 3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती, जबकि यहां पर 2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित हो रही है, 3 ऑक्सीकरण अवस्था होती। यदि हम यह मानते हैं कि ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था HOF में 0 है, ठीक है, तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था घटकर -2 हो जाती और HOF H2O में अपचयित होती और बढ़कर +2 हो जाती। यदि HOF OF2 में ऑक्सीकृत होती, अतः संभावित अभिक्रिया होती, विषमानुपाती होती, तो HOF टूट करके H2O और OF2 बनती, अगर विषमानुपाती अभिक्रिया होती तो। क्योंकि ऑक्सीजन की यहां पर 3 ऑक्सीकरण अवस्था होनी चाहिए। ये देखिए यहां पर 0 है, यहां पर -2 है, यहां पर +2 है, तो विषमानुपाती मतलब यह है कि ऑक्सीजन एक ही अभिक्रिया में घटेगी भी और बढ़ेगी भी। जैसे यहां पर आप देखिए, यहां पर आपने देखा कि फ्लोरीन एक ही अभिक्रिया में घट भी रही है और बढ़ भी रही है, तो फ्लोरीन विषमानुपाती है, ऑक्सीजन नहीं है। वही लिखा है कि फ्लोरीन को हमने विषमानुपाती लिखा है, अगर हम ऑक्सीजन को विषमानुपाती लिखते तो अभिक्रिया ऐसी होती, HOF की अभिक्रिया, आगे की अभिक्रिया, जबकि HOF आगे ऐसे टूटेगी, ऐसे टूटेगी, और ऑक्सीजन की सिर्फ 2 ऑक्सीकरण अवस्था मिल रही है। अगर ऐसे टूटती तो 3 ऑक्सीकरण अवस्था मिलती, वही चीज बता रही है ये, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप लोग। H2SO5 में सल्फर की क्रोमियम पेंटॉक्साइड में क्रोमियम की तथा NO3- में यानी नाइट्रेट में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है और इनकी संरचना कैसी है। चलिए अपन कैलकुलेट करते हैं सीधा सीधा। पहले सल्फर की मान लो X है और H2 की +1 रहती है तो 2 हो गया, ऑक्सीजन की -2 रहती है तो -10 हो गया। ओवरऑल 0 आएगी, क्योंकि कोई यहाँ पर चार्ज नहीं है, जैसे इसमें चार्ज है वैसा चार्ज नहीं है, इसलिए 0।
जबकि उसके इक्वल टू में -1 आएगा, है ना। तो यहाँ पर 0 आ रहा है। कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू +8 आ रहा है। मतलब यहाँ पर अगर सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हो तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +8 आ रही है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि सल्फर के बाह्यतम कक्ष में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अधिकतम वो +6 या -2 बनाएगी, +8 नहीं बन सकती। ठीक है, ये देखिए +8 असंभव है, क्योंकि सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जो अंतिम कक्ष है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन सिर्फ 6 होते हैं। अब हम पहले लिख लेते हैं किस तरह से जुड़े हुए हैं करके। H2SO5 कैसे जुड़े हुए हैं। तो ये दो इधर हमने लिख दिया HOHO, और सल्फर के साथ 3 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन तो हर जगह -2 रहेगा, यहां पर भी -2 है, यहां पर भी -2 है, यहां पर भी -2 है। अब इस ऑक्सीजन को आप देखिए कि यहां पर ये ऑक्सीजन इधर से ऑक्सीजन द्वारा जुड़ा है, इसलिए -2 नहीं आएगा, -1 आएगा इधर से, -1। और ये भी इधर से जुड़ा ऑक्सीजन से, इसलिए इधर से कोई चार्ज नहीं मिलेगा, तो सिर्फ -1 आएगा। समझिए बात को। तो ये हो गया -2 यानी -4, और ये हो गया -1 यानी -5, और ये हो गया -2 यानी -7। तो -7 की जगह यहां पर हो गया +7 इस सल्फर में, +7। गड़बड़ लिख दिया क्या? एक मिनट, ये इधर से -1 मिलेगा ना जी, क्योंकि ये एक इधर खा गया ना, तो इधर से -1 ही मिल रहा है। तो +1 इधर से 1, इधर से 2, इधर से 2, तो 2 दूनी 4, 1 5 और 1 6, तो +6 आ रहा है यहाँ पर सल्फर का। ये ऑक्सीजन -2 में से एक इधर से जुड़ा है ना, तो इधर +1 ही मिल रहा है। इधर से -2, इधर से -2 यानी +2, तो 4 इधर से हो गया, 1 इधर से, 5 इधर से 1, 6। ये 1 क्यों? क्योंकि इधर से 0 है, ये इधर से 0 है। ठीक है, तो +6 आ रहा है सल्फर का, +8 नहीं आएगा। सिंपल कैलकुलेशन में +8 आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। जुड़ने के तरीके अलग हैं, इसलिए अलग आएगा वहां पर। क्रोमियम की CrO5 सिंपल कैलकुलेट करोगे तो 5 दूनी 10 यानी +10 आ रहा है। देखिए क्रोमियम की +10 असंभव है, किसी का भी असंभव है, क्योंकि बाहरी कक्ष में है 3d5,4s1 यानी 6 इलेक्ट्रॉन, तो अधिकतम +6 होना चाहिए, अधिकतम। चलिए, तो कैसे लिखा है देख सकते हैं। ये देखिए क्रोमियम कैसे बना हुआ है। एक क्रोमियम के साथ 4 ऑक्सीजन इस तरह से जुड़े हुए हैं, ये 2 ऑक्सीजन आपस में जुड़े हैं, और 1 ऑक्सीजन ऐसा जुड़ा हुआ है। अब सबका निकालिए, इधर ऑक्सीजन, तो ये -1 में ही मिलेंगे दोनों, इधर भी -1, क्योंकि अपने में जुड़ने में 0 रहता है ना, नहीं तो ऑक्सीजन -2 होता है, लेकिन आपस में जुड़े इसलिए -1। तो इधर से -1 1 2 3 4 +4 हो गया, ये 2 +6, तो क्रोमियम हो गया +6, क्योंकि इधर से 1 इधर से 1 इधर से 1 1 4 हो गया, इधर से 2 6 हो गए, तो +6 आया क्रोमियम का। तो ध्यान से देखेंगे थोड़ा बनाते वक्त तो आपको याद हो जाएगा कैसा है। ठीक है, NO3 ऐसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है। देखिए NO3 में इक्वल टू -1 लिखा है हमने, पहली बार ये एग्जांपल आया है, क्योंकि NO3 में -1 माइनस है, देखिए इसलिए इक्वल टू -1। कैलकुलेट करोगे तो x इक्वल टू +5 आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम इसकी संरचना बनाते हैं तो भी +5 आता है क्या? तो दोनों में +5 ही आता है, इसलिए ये दोनों में सेम रहेगा। देखिए कैसे आ रहा है। NO3 में ये 2 ऑक्सीजन और ये 1 ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये -2, ये -2, ये -2, तो +6 हो गया। तो +6 में से 1 हो गया -1 कम, तो ये हो गया +5, क्योंकि ऊपर में -1 लगा हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लिया है नाइट्रोजन ने या ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया है, तो ये +5 हो गया। नाइट्रोजन से तीनों नहीं लिए हैं। देखिए ये 2 ले लिया, ये 2 ले लिया, ये 2 ले लिया, ऐसा हम मानते हैं, तो 6 ले लेते हैं नाइट्रोजन से, लेकिन 1 बाहर से मिला है,
तो इनमें से कोई एक ऐसा ऑक्सीजन है जो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से लिया है और एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से लिया है। तो एक ये ले लिया, दो ये और दो ये, तो 5 इलेक्ट्रॉन लिए, तो +5 आ रहा है नाइट्रोजन का +5। तो परंपरागत विधि से कैलकुलेट किए तो भी +5 आ रहा है और संरचना से हमने कैलकुलेट किया तो भी +5 आ रहा है, दोनों तरफ से +5 आ रहा है। ठीक, अब निम्नलिखित यौगिकों के सूत्र लिखिए। मरकरी 2 क्लोराइड, निकिल 2 सल्फेट, टीन 4 फ्लोराइड, थैलियम 2 सल्फेट, आयरन 3 सल्फेट और क्रोमियम 3 ऑक्साइड। ये जो ब्रैकेट में 2, 3, 4 ऐसा जो लिखा है वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। ठीक है, और ये हमेशा ऐसा हम लोग मेटल के लिए लिखते हैं। और मेटल की ऑक्सीकरण अवस्था अगर इस तरह से लिखिए मतलब वो +4 +5 +3 है, ऐसा है। तो इसमें लिखा है मरकरी 2 क्लोराइड। ठीक है, तो HgCl2 लिख दें अपन, तो Cl का -1 करके -2 हो गया, तो ये +2 हो गया, Hg2Cl2 हो गया ये, है ना। तो ये +2 आ गया ना, देखिए। वैसे सल्फेट में -2 है तो ये +2 हो गया, निकिल 2 सल्फेट, NiSO4 ऐसा लिखेंगे अपन, लेकिन ब्रैकेट में हम उसको दिखाएंगे ना जो ऑक्सीकरण अवस्था है। टीन 4 फ्लोराइड है और यहां पर जो लिख दिया है वो टीन ऑक्साइड है, स्टेनिक ऑक्साइड लिख दिया है। हम फ्लोराइड लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, SN4F4 ऐसा लिखेंगे, ये वाला जो लिखेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ और पूछा है, आंसर में कुछ और लिख दिया है, कोई बात नहीं, मैंने सुधार दिया। थैलियम 2 सल्फेट, ठीक है, तो थैलियम 2 सल्फेट भी गलत लिख दिया है, देखिए Tl2 सल्फेट लिखा है, ये गलत हो गया। हम इस ये थैलियम का 1 सल्फेट हुआ ना, अगर हम इसको 2 सल्फेट लिखेंगे तो Tl2 सल्फेट ऐसा लिखेंगे। यहां पर 2 लिख दिया इसलिए 1 हो गया, ये भी गलत हो गया थोड़ा सा, मतलब लिखने में गलती है, कोई बात नहीं, मैंने सुधार दिया उसको भी। नेक्स्ट है आयरन 3 सल्फेट। तो सल्फेट में देखिए -2 रहता है, तो -2 × 3 तो ये हो गया -6 हुआ टोटल। तो यहां पर हम लिखेंगे Fe2 3, क्योंकि ये +3 है तो 2 लिखेंगे तो +6 ये हो गया और ये भी +6 हो गया, ये -6 हो गया, सॉरी -6। तो ठीक है, Fe2 3SO4 करेक्ट लिखा है। और क्रोमियम 3 ऑक्साइड, तो ऑक्साइड में होता है -2, तो ये हो गया 6। तो क्रोमियम के 3 लिखने के लिए 2 लिखना पड़ेगा अपने को, समझ पा रहे हैं ना। ये -2 तो 3 दूनी 6 और ये +3 तो 3 दूनी 6, ऐसा हो गया। 6 लिखना पड़ेगा ना दोनों साइड में, ऐसा है, तो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 ऐसा हो गया। ठीक है, उन यौगिकों के उदाहरण दीजिए जो कार्बन की -4 से +4 ऑक्सीकरण अवस्था तथा नाइट्रोजन की +3 +5 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो उदाहरण देखिए, CH4, C2H6, C2H4, C2H2, इनमें आप देखिए इसमें कार्बन की -4 है क्योंकि हाइड्रोजन की +1 है हर एक में। ठीक है, यहां पर -3 आ रहा है क्योंकि +1 है, +1 +1 6 हो गया तो 3 हो गया। ये 4 है तो ये 2 हो गया। ठीक है, ये 2 है तो 1 हो गया, -1, समझ रहे हैं ना। हाइड्रोजन की +1 लिख लीजिए, उसके बराबर कार्बन का लिख लीजिए, है ना, ऐसा है। इसमें आप देखिए कि -2 है, ये +2 हो गया दोनों करके, तो ये 0 में आ गया। ठीक है, इधर देखिए CO में +2 हो गया, C2Cl6 +3 हो गया, CO2 +4 हो गया। ऑक्सीजन का -2 रहता है, क्लोरीन का -1 रहता है, ऑक्सीजन का -2 है ना। CH4 -4, CH3Cl है ना, यहां पर -1 है, यहां पर हो गया +3
तो ये हो गया आपका -2 बैलेंस करने के लिए, है ना। यहां पर -2, यहां पर +2, तो ये 0 हो गया। यहां पर -3, यहां पर +1, तो ये +2 हो गया। यहां पर -4 हो गया तो +4 हो गया। इस तरह से आप इनके यौगिकों को याद रखिए कि कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या -4 से +4 की तरफ जा रही है, मतलब इतना बदलाव। पूरा एक लाइन ये वाला देख लीजिए और दूसरा लाइन ये वाला भी देख सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक लाइन को भी लिख देंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। नाइट्रोजन की -3 से +5 देखना है। NH3 में -3 क्योंकि हाइड्रोजन का +1 है। यहां पर -2 आ रहा है। यहां पर कितना आ रहा है? -2 में +1, ये हो गया -1 बचा, और ये +2 तो -1 आ रहा है। देखिए -1 आ गया इसमें। ऑक्सीजन का -2 है, हाइड्रोजन का +1, उसको कैलकुलेट कर लीजिए तो इसका -1 आ रहा है। सेम 2 परमाणु जुड़े हैं इसलिए 0 होता है। यहां पर -2 तो +1 हो गया, एक में -2 तो +2 हो गया। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 +3 हो गया। 2 दूनी 4 तो +4 हो गया। 5 दूनी 10 तो ये हो गया +5। बाप रे, इतना चेंज, कितना ज्यादा चेंज है देखिए ऑक्सीकरण संख्या में। इन अणुओं को याद रखना है आपको, इनको रटना है भाई। मैं सब समझा सकता हूं आपको, आपको इसको देख करके रट लेना है। ठीक है। SO2 तथा H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीकरण तथा अपचायक दोनों के समान व्यवहार करते हैं, जबकि ओजोन O3 और HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड केवल ऑक्सीकारक के समान। ऐसा क्यों? देखिए, SO2 और H2O2 इन दोनों में सल्फर और ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्रमशः +4 और -1 है, अतः घट या बढ़ सकते हैं जब इनके यौगिक रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। ऑक्सीकरण और अपचायक दोनों की तरह कार्य करते हैं। देखिए, आप ये रिएक्शन देखिए, SO2 Br2 ट्वाइस H2O हो गया HBr और H2SO4। अब यहां पर देखिए, सल्फर का यहां पर +4 है, ऑक्सीजन का -2 है। सल्फर यहां पर हो गया +6, ठीक है, +6 हो गया सल्फर। तो सल्फर +4 से +6 में हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, सल्फर का ऑक्सीकरण हो रहा है। जबकि यहां पर इस अभिक्रिया में देखिए, SO2 और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड क्रिया करेंगे, H2O और सल्फर बनेगा, तो सल्फर का यहां पर +4 से 0 यानी अपचयन हो रहा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? अगर सल्फर का यहां पर ऑक्सीकरण हो रहा है तो खुद ये अपचायक की तरह काम किया, और यहां पर सल्फर का अपचयन हो रहा है तो ये ऑक्सीकारक की तरह काम किया। मतलब क्या होता है पता है ना आपको? अगर मेरा अपचयन होता है तो सामने वाले का ऑक्सीकरण होगा, तो मैं ऑक्सीकारक हुआ ना, मैंने उसका ऑक्सीकरण किया, खुद अपचयित होकर उसका ऑक्सीकरण किया, इसलिए मैं उसका ऑक्सीकारक हुआ। मैं अपचयित हो गया, उसका ऑक्सीकारक हो गया, ऐसा है। और वैसे ही अगर मेरा ऑक्सीकरण हुआ है तो मैंने उसका अपचयन कर दिया, मतलब मैं अपचायक हूं। तो यहां पर इसने खुद को ऑक्सीकृत करके अपचायक की तरह काम किया, और यहां पर अपचयित होकर ऑक्सीकारक की तरह काम किया। वैसे यहां पर देखिए, H2O2 H2O और O2 में टूट रहा है, ठीक है। तो यहां पर -1 से 0 में हो रहा है, और हाइड्रोजन का यहां पर +1 से यहां पर +1 में हो रहा है। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का यहां पर -1 से -2 और 0 दोनों में हो रहा है। मतलब ऑक्सीजन यहां पर ऑक्सीकृत हुआ और यहां पर अपचयित हुआ। तो अलग अलग रिएक्शन में ये अपचायक और ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा। खुद अपचयित हो जाएगा तो सामने वाले को ऑक्सीकृत करेगा, खुद ऑक्सीकारक होगा तो सामने वाले को अपचयित करेगा।
ये अपचायक और ऑक्सीकारक का कंसेप्ट है। अगर आप पिछले पूरे वीडियो देख लिए हैं तो आपका कंसेप्ट समझ में भी आया होगा। जबकि ओजोन में आप देखिए, ओजोन में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था 0 और नाइट्रिक अम्ल नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है, अर्थात दोनों में ऑक्सीकरण अवस्था घटती है, उसका मान नहीं बढ़ता, इसलिए सिर्फ ऑक्सीकारक की तरह काम करते हैं। ये देखिए यहां पर ओजोन का 0 है, यहां पर -2 हुआ, सिर्फ घट रहा है, खुद अपचयित होकर सामने वाले को ऑक्सीकृत करेगा। वैसे HNO3 में नाइट्रोजन का +5 है और ये सिर्फ +4, यानी कि ये अपचयित हुआ है, तो सामने वाले को ऑक्सीकृत करेगा। तो ये यहाँ पर दोनों अपचायक की तरह ये यहाँ पर ऑक्सीकारक की तरह काम किया और यहाँ पर ये अपचायक की तरह काम, ये ऑक्सीकारक, दोनों ऑक्सीकारक की तरह काम किए, ये खुद अपचयित हुए हैं। ये देखिए ये 0 से -2 में गया और ये +5 से +4 में गया, मतलब कम हुआ ना, इसलिए ये खुद अपचयित हुए तो सामने वाले को ऑक्सीकृत करेंगे, सिर्फ ऑक्सीकृत। ठीक है, अब यहां पर दो और क्वेश्चन कर लेते हैं तो 10 हो जाएगा। अभिक्रियाओं को ध्यान से देखिए, ऊपरी अभिक्रियाओं को निम्नानुसार लिखना अधिक योग्य है, क्यों? 6CO2 6H2O C6H12O6 + 6O2 ये प्रकाश संश्लेषण है, इसको अधिक अच्छे से लिखना है तो 6CO2 ये तो ठीक है, यहां पर 6H2O के जगह 12H2O लिखा है और इधर H2O नहीं था, उसमें 6H2O और जोड़ दिया है, मतलब इधर 6 जोड़ा है तो इधर भी 6 जोड़ा है, H2O अधिक सही है, ऐसा क्यों लिख रहा है? तो एक्चुअली प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन पानी से मुक्त होती है। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो ऐसा लग रहा है कि ये ऑक्सीजन यहां से मुक्त हुई है, ऐसा लग रहा है। अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं तो क्लियर कट ये समझ में आएगा कि ऑक्सीजन पानी से मुक्त हुई है, CO2 से नहीं। इसको रूबेन हासिद और कामेन ने ऑक्सीजन को रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन लेकर के प्रूफ किया था, O18 लेकर के प्रूफ किया था। ठीक है, तो कैसे प्रूफ किया था? तो ये जो 12H2O हमने लिया, इसमें ऑक्सीजन को हम O18 लेके इसको प्रूफ करते हैं, तो जो ऑक्सीजन निकला ये O18 वाला निकलता है, रेडियो एक्टिव वाला। ठीक है, तो यहां पर फिर हमको 6H2O अलग से लिखना पड़ेगा, इसलिए हमने 12H2O लिखना ज्यादा सही समझा है 6H2O की जगह। ठीक है, दूसरी अभिक्रिया है ओजोन O3 + H2O2 H2O + O2 + 2O2। इसकी बजाय हम इसको +2O2 लिखने की बजाय O2 + O2 ऐसा लिखना ज्यादा सही मान रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप इस अभिक्रिया को देखिए, इन अभिक्रिया को हम अगर तोड़ें तो ओजोन पहले O2 + O में टूट करके H2O2 में से एक ऑक्सीजन को ये O जो है इस एक ऑक्सीजन को लेकर के O2 बना लेता है, तो दो O2 अलग अलग बन रहे हैं, एक साथ नहीं बन रहे हैं, इसलिए इनको अलग अलग लिखना सही है। ये दोनों कट गए, इसलिए इन दोनों को नहीं लिखना पड़ेगा। जो अर्ध अभिक्रियाएं हैं उसमें जहां दोनों तरफ बराबर रहते हैं उनको काट दिया जाता है लिखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है AgF2 एक अस्थायी यौगिक है, फिर भी यदि यह बनता है तो एक तीव्र ऑक्सीकारक होगा, क्यों? देखिए सबसे पहले आप सिल्वर को देखिए, Ag ये 47 इसका परमाणु क्रमांक है। हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 4d10 5s1 आता है, ये लगभग संतुष्ट है, 4d10 संतुष्ट है, 5s1 यही क्रिया करेगा, इसलिए इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो 5s0 हो जाएगा, तो ये संतुष्ट है, इसलिए ये क्रिया आप आगे नहीं करना चाहेगा तो Ag+ बना के संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम Ag2+ लिख देते हैं तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, जो कि अब इसमें कमी हो गई, तो अब ये स्थायी नहीं रहेगा। ये देखिए Ag+ Ag2+ से ज्यादा स्थायी है, क्यों? क्योंकि इसमें 4d10 कंप्लीट हो गया, जबकि इसमें 4d9 रह गया, इसलिए अस्थायी हो जाएगा। तो Ag2+ Ag+ में परिवर्तित होना चाहता है,
इसलिए कहीं से खींचेगा वो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो सामने वाले का ऑक्सीकरण हो जाएगा। ये देखिए Ag2+ एक इलेक्ट्रॉन कहीं से खींचेगा और Ag+ बनाने की कोशिश करेगा। तो जब एक किसी और से इलेक्ट्रॉन लिया तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो प्लस चार्ज बढ़ा तो उसका ऑक्सीकरण हुआ, ठीक है, ऐसा हुआ। ठीक, तो Ag2+ जो है ये देखिए AgF2 में Ag2+ बनेगा क्योंकि फ्लोरीन -1 -2 हो गया टोटल, Ag2+ हो रहा है ये, तो वो ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, तुरंत एक इलेक्ट्रॉन कहीं से खींचेगा और उसका ऑक्सीकरण कर देगा। ठीक है, अभी हम इसको इतना ही पढ़ते हैं, 11वें नंबर से 20वें नंबर तक अगले क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।